वो फ़ोन जिसे दूसरा एप्पल कहा जाता था, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग युवाओं के बीच ज़ोरदार थी। साल 2014 से 15 में जब देश का निज़ाम बदल रहा था, लोग अपना फ़ोन भी बदल रहे थे। बाज़ार में बहुतेरे ऑप्शन थे, ऑप्शंस की भरमार थी और एक फ्लेक्सिबल कल्चर भी इस देश में डेवलप हो रहा था। ब्रांडेड डिवाइस का शौक बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी आईफोन कई उंगलियों से अछूता था। और इसी ट्रेंड को कार्ल पेई ने पढ़ा, समझा और लॉन्च किया वन प्लस। ऐसा माना जाता है कि कार्ल पेई यूथ साइकोलॉजी को बखूबी समझते थे। उन्होंने जब भी कोई फ़ोन लॉन्च किया, जैसे वन प्लस, नथिंग, सब चर्चा में रहे। भारत में इसी दौरान वन प्लस भी एक हॉट टॉपिक बना। न्यूज़ रूम में मेरे युवा साथी 10 से 12 हज़ार के बजट में वन प्लस डिवाइस बहुत पसंद करते थे। वो कार्ल पेई और वन प्लस ओएस के फ़ैन थे। लेकिन कई रिपोर्ट्स का ये दावा है कि अब मशहूर स्मार्टफोन ब्रांड अब कई देशों से कथित विदाई की तैयारी में है, जिसमें भारत भी शामिल है। वन प्लस की विदाई अमेरिका और यूरोप से शुरू होगी। भारत में अगले साल तक मार्केट से एग्जिट लेगा। मार्क गुमरन ने ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छापी है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वन प्लस अपना कामकाज अमेरिका और यूरोप में इसी हफ्ते बंद कर सकती है। ये फैसला वन प्लस की पेरेंट कंपनी ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में चल रहे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। साथ ही ओप्पो की एक और कंपनी जिसका नाम रियलमी है, वो भी इसी बदलाव के तहत चीन के घरेलू मार्केट से बाहर निकलने की तैयारी में है। और इसकी भी धाक भारत में कम नहीं थी। शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान तक इसके ब्रांड एम्बेसडर है। रिपोर्ट की माने तो भारत से वन प्लस की विदाई तुरंत नहीं होगी, लेकिन 2027 में एग्जिट कर सकता है और तब तक कंपनी अपने गैजेट्स यहाँ लॉन्च करती रहेगी। चीन के बाहर वन प्लस के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि कंपनी को चीन के बाहर अपना कारोबार समेटने पर विचार करना पड़ रहा है। दरअसल रिपोर्ट ये है कि युवाओं के बीच आईफोन को लेकर बढ़ते क्रेज ने कंपनी के मार्केट शेयर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर अब बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। कंपनी अमेरिका, यूरोप और भारत में संघर्ष कर रही है। एक संस्था है IDC, जो हर तिमाही स्मार्टफोन बाज़ार को ट्रैक करता है, यानी कौन सा ब्रांड कितने फ़ोन बेच रहा है और उसकी मार्केट शेयर कितनी है। IDC का कहना है कि अभी स्मार्टफोन मार्केट ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लो एंड फ़ोन बनाने की लागत बढ़ रही है, यानी कच्चे माल के जो खर्चे हैं और जो मजदूरी का खर्चा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनियों पर दबाव है, खासकर उन ब्रांड्स पर जिनकी बिक्री सस्ते फ़ोन पर ज़्यादा निर्भर है। 2025 की तीसरी तिमाही में वन प्लस का इंडिया में मार्केट शेयर 2.4% रहा और उसी तिमाही में उसकी बिक्री पिछले तिमाही के मुकाबले तकरीबन 32% कम हुई। 2025 में ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट तकरीबन 1.26 बिलियन यूनिट तक पहुँचे, यानी मार्केट थोड़ा बढ़ा। लेकिन IDC की रिपोर्ट बताती है कि मार्केट शेयर समय के साथ बदल रहा है। अब लोग और कंपनियां ज़्यादा महंगे फ़ोन की तरफ जा रही हैं। जो ब्रांड बजट फ़ोन पर ज़्यादा निर्भर है, उन्हें ज़्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है। IDC की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पहली तिमाही में दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री 2.9% घट गई। कुल शिपमेंट 293.8 मिलियन यूनिट रही। ये लगातार 10 तिमाहियों की बढ़त के बाद पहली गिरावट है। गिरावट की बड़ी वजह है मेमोरी चिप में कमी और मेमोरी की बढ़ती लागत। जब मेमोरी महंगी होती है तो फ़ोन बनाने की लागत बढ़ती है, फिर कंपनियां फ़ोन की कीमत बढ़ाती हैं, जिससे ग्राहक कम खरीदते हैं। कई इमर्जिंग मार्केट में कीमतें 40 से 50% तक बढ़ गई हैं, इसलिए सस्ते फ़ोन खरीदने वालों पर ज़्यादा असर पड़ा है। दुनिया की टॉप 5 कंपनियां जैसे कि सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ओप्पो, वीवो, सबने लागत कम करने के लिए मार्केटिंग, चैनल सपोर्ट और कुछ फीचर्स में कटौती की है। वहीं सैमसंग की बिक्री 2.9% बढ़ी है और एप्पल की बिक्री 4% बढ़ी है। दोनों कंपनियां प्रीमियम और महंगे फ़ोन वाले सेगमेंट में मजबूत हैं, इसलिए उन दोनों कंपनियों को फ़ायदा हुआ है। एप्पल को आईफोन 17 सीरीज़ का भी फ़ायदा मिला है। अगर सैमसंग और एप्पल के मुकाबले बाकी कंपनियों की बिक्री पर हम नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें शाओमी की बिक्री में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जो तकरीबन 19% से ज़्यादा है। ओप्पो की बिक्री 9.9% घटी है। वीवो की बिक्री 6.9% घटी है। हालांकि इन कंपनियों ने अपनी जगह लगभग बचाए रखी है, लेकिन जो मार्केट हिस्सेदारी है उसको खो दिया है। IDC का अनुमान है कि इस साल पूरी दुनिया का स्मार्टफोन बाजार 13.9% तक गिर सकता है और ये अब तक की सबसे बड़ी सालाना गिरावट हो सकती है। वहीं 2027 में भी हल्की गिरावट रह सकती है और 2028 में फिर सुधार की उम्मीद है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि वन प्लस के कारोबार को कहाँ डेंट लगा। साथ ही बाज़ार में यूथ का जो अट्रैक्शन है वन प्लस की तरफ क्यों कम हो गया।
बाजार कई वजहों के साथ साथ एक वजह ये भी मानता है कि कार्ल पेई के जाने के बाद वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस को बदलने से भी फैंस इस ब्रांड से दूर हुए। दरअसल ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर है। जब 2021 में ओप्पो और वन प्लस की टीमें एक हो गई तब ऑक्सीजन ओएस के अंदर कोड को कलर ओएस जैसा ही बना दिया गया, जो ग्राहकों को रास नहीं आया। दूसरी तरफ ओप्पो और एप्पल के बीच हुए पेटेंट को लेकर विवाद से भी ग्राहकों में एक गलत मैसेज गया। दरअसल एप्पल का आरोप था कि उनका एक एक्स एम्प्लॉय जो पहले एप्पल वॉच डिवीज़न में काम करता था, उसने एप्पल की हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हेल्थ सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसे चुराकर उसने ओप्पो को बेच दिया। एप्पल ने बाद में वन प्लस के खिलाफ इसी मुद्दे को लेकर केस फाइल किया और वन प्लस पर चोरी का आरोप लगाया। तो कुछ इस तरीके के विवाद भी कंपनी के साथ जुड़े, जिससे ग्राहकों में गलत मैसेज गया। साथ ही एप्पल की तरफ से किए गए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और बड़े कैंपेन ने एंड्रॉयड के पूरे इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही एप्पल ने ऐसे कैंपेन खड़े किए जिससे साइबर सिक्योरिटी को लेकर ग्राहकों को बड़े आश्वासन मिले। वहीं मौजूदा ब्रांड से भी मिल रहे तगड़े कंपटीशन को वन प्लस पढ़ने में नाकाम रहा। एक दौर था जब वन प्लस फ्लैगशिप किलर कहलाता था, लेकिन अब आईफोन की EMI, एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट ने तस्वीर बदल दी। साथ ही पिछले कुछ सालों में वन प्लस के कई मॉडल्स में ग्रीन लाइनों की काफ़ी शिकायतें आई हैं। इससे ग्राहकों का भरोसा कमज़ोर हुआ है। वन प्लस के फ्लैगशिप फ़ोन अब 60 से 80 हज़ार रुपये तक पहुँच गए हैं। इस प्राइस रेंज में ग्राहक सीधे आईफोन की तरफ जा रहे हैं। वन प्लस के सामने पहचान की भी संकट है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि जब ओप्पो और वन प्लस की टीम एक साथ आई 2021 में, तो उन्होंने ऑक्सीजन ओएस में बदलाव किया। उसके बाद जो है वन प्लस का फ़ोन ओप्पो के फ़ोन की तरह ही दिखने लगा। ग्राहकों को लगा कि जो वन प्लस की अलग पहचान थी वो अब खत्म हो चुकी है। इससे भी ग्राहकों का भरोसा कमज़ोर हुआ। ग्राहक जो है वन प्लस से दूर भागने लगे और इन्हीं वजहों से आज ऐसी नौबत आ गई है कि चीन को छोड़ बाकी दुनिया के कई देशों से कंपनी को अपना कारोबार समेटने पर विचार करना पड़ रहा है। एक नज़र घरेलू बाजार में एप्पल के मार्केट शेयर में हुई बढ़ोतरी पर भी डालते हैं। काउंटर पॉइंट के अनुसार 2021 में एप्पल का मार्केट शेयर 3 से 4% के करीब था। 2022 में महज 1% की बढ़ोतरी के साथ ये 5% हुआ। वहीं 2023 में 6 से 7% तक पहुंच गया। 2024 में ये बढ़कर 8 से 9% जा पहुंचा। वहीं 2025 में 8 से 9% के बाद सीधी 11 से 12% तक ये मार्केट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो भारत में एप्पल का मार्केट शेयर लगातार बढ़ा। साथ ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हुए बदलाव से इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। काउंटर पॉइंट इस तेज़ी के पीछे जो बड़ी वजह मानता है वो है लोगों में प्रीमियम फ़ोन का बढ़ता क्रेज़। भारतीय ग्राहक अब 50,000 रुपये से ऊपर के फ़ोन खरीदने लगे हैं। 2025 में भारत के हर 5 में से एक बिकने वाला स्मार्टफोन प्रीमियम कैटेगरी का था। वहीं आसान EMI और फाइनेंसिंग से भी मार्केट शेयर को सपोर्ट मिला। अब आईफोन 24 महीने या 36 महीने की EMI पर मिल जाता है। इससे महंगा फ़ोन खरीदना लोगों के लिए आसान हो गया है। बढ़ते मार्केट शेयर को देख एप्पल ने अब भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इससे सप्लाई बेहतर हुई है और कुछ हद तक ग्राहकों के मुताबिक भी कीमतों में बदलाव हो गया है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बीच आईफोन की लोकप्रियता बढ़ी है। एंड्रॉयड फ़ोन जहां अक्सर 3 से 4 साल तक अपडेट पाते हैं, वहीं आईफोन जो है 5 से 6 साल तक अपडेट देता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत अभी भी बड़ा एंड्रॉयड यूजर बेस वाला मार्केट है। आज भी 10 में से 9 लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2025 में IDC के डेटा के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन बाज़ार की कुल कमाई में एप्पल की हिस्सेदारी 28% रही, जो किसी भी कंपनी से ज़्यादा थी। यानी इसका मतलब ये कि एप्पल कम फ़ोन बेचकर भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। वहीं अगर दुनिया भर की भी बात करें तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के कुल मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा एप्पल के पास ही जाता है। इसकी वजह है प्रीमियम फ़ोन, मजबूत ब्रांड वैल्यू, ऐप स्टोर और सर्विस बिजनेस सपोर्ट, एक्सेसरीज और कमाई का इकोसिस्टम, दमदार कैंपेन और ग्राहकों का भरोसा। इन फैक्टर्स से एप्पल के रेवेन्यू को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। देश में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से बढ़ी है और इसी साल सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि अगर भारत इतना बड़ा बाजार है तो माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन, स्पाइस जैसे भारतीय ब्रांड क्यों पीछे छूट गए? आखिर क्यों कई कंपनियों को अपना कारोबार समेटना पड़ा? 2014-15 तक भारत के स्मार्टफोन बाजार में माइक्रोमैक्स, इंटेक्स,
लावा और कार्बन जैसे भारतीय ब्रांड मौजूद थे और उनका दबदबा भी था। उस समय टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनियों में कई भारतीय कंपनियां भी शामिल थीं, लेकिन पिछले 10-12 साल में कई घरेलू ब्रांड्स या तो पूरी तरीके से बंद हो गए या उनका कारोबार बहुत सीमित हो गया। ये कंपनियां करीब करीब बाज़ार से बाहर हो गई हैं या बहुत सीमित हो गई हैं, बहुत छोटी हो गई हैं। 2010 तक भारतीय बाजार में 150 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स एक्टिव थे, लेकिन आज भारत कुछ गिनी चुनी कंपनियों तक सिमट गया है और इस पूरे खेल को बदला चाइनीज़ कंपनियों ने। 2014 में शाओमी भारत आई, उसके बाद वीवो, ओप्पो, रियलमी और दूसरी चीनी कंपनियों ने कम कीमत में बेहतर कैमरा, बड़ी बैटरी और तेज़ प्रोसेसर वाले फ़ोन बेचने शुरू कर दिए। 2015 में भारतीय स्मार्टफोन ब्रांडों की हिस्सेदारी तकरीबन 45% थी, जबकि चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 9% थी। लेकिन कुछ ही सालों में पूरा बाजार बदल गया। काउंटर पॉइंट के रिसर्च के मुताबिक 2014 की पहली तिमाही में माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन और इंटेक्स की संयुक्त हिस्सेदारी जो थी वो तकरीबन 23% से ज़्यादा थी, जो 2019 तक घटकर 3% से कम हो गई। कितना बड़ा बदलाव हुआ। दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने मुनाफा कमाने पर ज़्यादा जोर दिया, रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर कम खर्च किए। दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वो हर साल अपने R&D पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। ज़्यादातर भारतीय कंपनियां चीन से तैयार फ़ोन खरीदकर उन पर अपना नाम लगाती थी। उन्होंने अपने प्रोसेसर, कैमरा तकनीक, ऑपरेटिंग सिस्टम या चिप डिज़ाइन पर ज़्यादा निवेश नहीं किया। इसके अलावा भारत में अभी भी पूरी सप्लाई चेन डेवलप नहीं हो पाई है। आज भी भारत में करोड़ों स्मार्टफोन असेंबल होते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स जैसे प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, सेंसर, मेमोरी, चिप, बैटरी सेल अभी भी विदेशों से आते हैं, खासकर चीन से आते हैं। और इसी वजह से भारतीय कंपनियों की लागत जो है कम नहीं हो पाती। साथ ही जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे मुकाबला करना कठिन होता है। ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों ने भारत में विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भारी पैसा खर्च किया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओप्पो और वीवो ने भारत में मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर करीब 40 अरब डॉलर तक खर्च किए थे और इसी वजह से ऑनलाइन बिक्री का फ़ायदा चाइनीज़ कंपनियों को मिला। शाओमी, रियलमी और दूसरी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सीधे ग्राहकों तक पहुंचने में कामयाब रही। खैर, वन प्लस का कारोबार सीमित करने का विचार तेज़ी से बदलती स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तस्वीर को दिखाता है। एक समय में फ्लैगशिप पिलर और दूसरा आईफोन कहलाने वाला वन प्लस आज पहचान के संकट, बढ़ती लागत, सॉफ्टवेयर बदलाव और ग्राहकों को बदलते रुझान और प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल के बढ़ते दबदबे से जूझ रहा है। वहीं भारतीय बाजार में आईफोन की बढ़ती लोकप्रियता ने ये साफ कर दिया है कि अब ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू, लंबे समय तक मिलने वाले अपडेट्स, बेहतर इकोसिस्टम और प्रीमियम अनुभव को भी अहमियत दे रहे हैं।